दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 27 जनवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले आज के समाचार पत्रों में जो अपडेट्स हैं वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के हैं। आप लोग जानते होंगे कि केंद्र सरकार ने 2004 के बाद से ओपीएस देना बंद कर दिया था और एनपीएस पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी थी और वर्तमान में सभी कर्मचारियों को एनपीएस स्कीम से ही पेंशन दी जा रही है। लेकिन कर्मचारियों के घोर विरोध के बाद सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस। अब ये जो पेंशन स्कीम है 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में लागू होने जा रही है। ऐसे कर्मचारी जो एनपीएस के दायरे में आते हैं उनको यूपीएस के दायरे में लाया जाएगा और ये कंपलसरी होगा कि जो कर्मचारी है वो 1 अप्रैल से एनपीएस या यूपीएस इन दोनों में से किसी एक स्कीम का चयन करें। अगर आप यूपीएस का चयन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है गारंटेड पेंशन मिलेगी, लेकिन एनपीएस में कोई भी गारंटेड पेंशन नहीं है। मार्केट के उतार चढ़ाव के आधार पर जो भी आपका पैसा कलेक्ट होगा उस हिसाब से यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। तो अभी भी लोग असमंजस में है कि हमको एनपीएस चुनना चाहिए या यूपीएस चुनना चाहिए, क्योंकि ये मौका केवल आपको लाइफ में एक बार ही मिलेगा। अभी 31 मार्च 2025 के पहले आपको ये चुनना होगा कि आप यूपीएस लेंगे या एनपीएस लेंगे। बाद में किसी भी प्रकार से कोई भी बदलाव नहीं हो पाएगा और ये आपके लिए एक बहुत ही क्रूशियल समय है कि आप खुद डिसाइड करें कि आपको कौन सी पेंशन लेनी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दे रहा हूँ जिससे आप जो है ये अपना समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सी पेंशन स्कीम बेहतर है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, अंत तक देखना ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएं। अब सबसे पहले आज देखिए, आज का ही न्यूज़पेपर है जहां पर देखिए अपडेट आई है कि केंद्रीय कर्मी नए पोर्टल पर अपने लिए पेंशन योजना चुन सकेंगे। 1 अप्रैल से लागू होगी एकीकृत पेंशन योजना, एनपीएस का विकल्प भी खुला रहेगा। तो केंद्र सरकार जो है वो एक नया पोर्टल तैयार कर रही है। इस पोर्टल के जरिए आप अपनी एनपीएस या यूपीएस में कोई एक विकल्प चुनेंगे और 31 मार्च के पहले आपको ये चीज़ें करनी होगी ताकि 1 अप्रैल से ये चीज़ें लागू कर दी जाएं। अब आप यहाँ पर ये मत सोचना कि ये तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। एक्चुअल में ये जो यहाँ पर अखबार की कटिंग है वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बताई गई, लेकिन उत्तर प्रदेश हो या ज़्यादातर जो राज्य हैं जहाँ पर भाजपा शासन है वहाँ पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने यहाँ लागू करेंगे। तो कोई भी स्कीम जब पहले आती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही आती है, बाद में सेम टू सेम वो स्कीम राज्यों में लागू कर दी जाती है। तो उत्तर प्रदेश में भी ये योजना लागू होगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत पहले इसका अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम यूपी में यूपीएस पेंशन देंगे। तो यूपी में और अलग अलग राज्यों में भी ये पेंशन लागू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस की अधिकांश शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं। सरकार ने कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों विकल्प खुले रखे हैं। कर्मचारी दोनों में से कोई एक पेंशन योजना चुन सकते हैं। इसके लिए सरकार 31 मार्च 2000 यहाँ पर 24 लिखा है, लेकिन यहाँ पर 31 मार्च 2025 होना चाहिए। इससे पहले एक एकीकृत पोर्टल शुरू करेगी जिसके माध्यम से चयन किया जा सकेगा। ठीक है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए एनपीएस के साथ साथ यूपीएस का भी संचालन करेगा और इसके लिए जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा। अधिसूचना के मुताबिक जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं और जिन्होंने एनपीएस को चुना है केवल उन्हें यूपीएस से जुड़ने का मौका मिलेगा। ये स्पष्ट किया गया कि मौजूदा कर्मी और भविष्य के कर्मचारी दोनों के पास ये विकल्प होगा कि वो एनपीएस के तहत यूपीएस चुनें या बिना यूपीएस के एनपीएस को जारी रखें। एक बार विकल्प चुन लेने के बाद उसमें बदलाव नहीं होगा। तो केवल मौका आपको सिर्फ एक बार ही मिलेगा, दोबारा कोई मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो बहुत ही सोच समझ करके आपको एनपीएस और यूपीएस में कोई एक चुनना है। जो कर्मचारी
यूपीएस के दायरे में आ जाएंगे, यूपीएस चुनेंगे। भविष्य में वो किसी भी नीतिगत रियायत, नीतिगत बदलाव, आर्थिक लाभ या बाद में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार की समानता का दावा करने के पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आज आपने यूपीएस चुन लिया, ठीक है। अब जब आप रिटायरमेंट होंगे और वहीं पर कोई दूसरा एनपीएस वाला रिटायर होता है या कोई दूसरा कर्मचारी रिटायर होता है और दोनों की पेंशन आप कंपेयर करना कि यार हम तो यूपीएस में हैं, हमारी पेंशन कम है, एनपीएस वाले की पेंशन ज़्यादा है, बाद में आप विरोध शुरू कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले से ही आपसे लिखवा ली जाएंगी, टर्म्स कंडीशन में सारी चीज़ें होंगी। बाद में किसी प्रकार का समानता का दावा भी आप नहीं कर पाएंगे कि जितना एनपीएस को मिल रही है उतना हमको मिले। ये आपको अभी से सोच समझ करके ही डिसाइड करना होगा। अब यहाँ पर ये समझ लो कि आपको कितनी यूपीएस में पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 50% निश्चित पेंशन के लिए नियम जारी। इसमें पहली बात तो आपको एक फिक्स पेंशन मिलेगी प्लस महंगाई भत्ता मिलेगा। अब इसको समझ लो, एनपीएस तो आप लोग समझ चुके होंगे, नहीं समझ जानते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए लिखा हुआ है कि जो कर्मचारी यूपीएस चुनेंगे उनकी सेवानिवृत्ति के लिए जमा राशि 2 हिस्सों में होगी। कर्मचारी और केंद्र सरकार मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते का 10% पैसा व्यक्तिगत कोष में जमा करेगी। संयुक्त कोष में 8.5% की अतिरिक्त राशि सरकार जमा करेगी। अब इसका मतलब समझो, आप भले ही यूपीएस का विकल्प चुनते हैं, ठीक है, तब भी आपको अपने बेसिक पे का प्लस जो भी आपका डीए बन रहा है उसका 10% आपको हर महीने पे करना होगा। जैसे आप एनपीएस में देखते होगे अभी बेसिक पे और डीए का 10% आपका कटता है एनपीएस में, है ना। तो ये सेम 10% ऐसे ही कटता रहेगा। ये मत सोचना कि यूपीएस में हमें फिक्स पेंशन मिल रही है तो हमारी सैलरी से कटौती नहीं होगी। कटौती फिर भी होगी, चाहे आप एनपीएस लीजिए चाहे यूपीएस लीजिए। तो यूपीएस में भी 10% कटौती आपकी होगी, ठीक है। अब ये 10% आपकी तरफ से गया, कर्मचारी की तरफ से गया। इसमें ओवरऑल देखा जाए तो 18.5% जो पैसा है वो मतलब कंपनी नहीं सरकार देगी। जिस तरीके से आपने देखा होगा एनपीएस में अभी सरकार 14% अंशदान करती है, उसी प्रकार अगर आप यूपीएस लेते हैं तो यूपीएस में अंशदान जो है वो कितना रहेगा, 18.5% रहेगा। तो ये तो बात हो गई अंशदान की, ठीक है। अब आगे देखिए, जो व्यक्ति यूपीएस का विकल्प नहीं चुनेंगे उनके लिए डिफ़ॉल्ट पैटर्न एनपीएस रहेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम यूपीएस नहीं चुनेंगे, हम एनपीएस में रहेंगे, तो आपके लिए डिफ़ॉल्ट वो एनपीएस बना रहेगा। अंशदान जो 10% होता है उसी प्रकार से होता रहेगा, ठीक है। अब आगे देखिए पेंशन आपकी कैसे बनेगी, तो उसके लिए यहाँ पर कैलकुलेशन दिया गया है। इसके लिए देखिए ये एक फार्मूला दिया गया है, पेंशन बराबर मूल वेतन बटे 2 सेवा अवधि बटे 300 गुणे व्यक्तिगत कार्पस बटे बेंचमार्क कार्पस, ठीक है। देखिए लिखा है पेंशन की गणना अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन पर होगी। जब आप रिटायर होंगे तो लास्ट 12 महीने का जितना भी आपका औसत मूल वेतन बनेगा, ठीक है, वो निकाला जाएगा। 25 वर्ष की कुल न्यूनतम सेवा अवधि देखी जाएगी, यानी 300 महीने को बेंचमार्क माना जाएगा। अब आपने 25 साल सेवा करी या 30 साल सेवा करी, उस हिसाब से ये डिसाइड होगा। और जो कर्मचारी 25 वर्ष से ज़्यादा होंगे उनकी पेंशन की गणना भी 25 वर्ष के बेंचमार्क पर होगी। अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपकी सेवा 25 वर्ष की है, आपने पूरे सर्विस जो है 25 वर्ष करी है, ठीक है। तो जब 25 वर्ष सेवा करी तो रिटायरमेंट के जो 12 महीने होंगे, मान लीजिए उनका जो औसत मूल वेतन है वो 80,000 रुपये आपका बना। मूल वेतन की बात कर रहा हूँ, ग्रॉस पे की बात नहीं हो रही, मूल वेतन के हिसाब से ही आपको पेंशन मिलेगी। तो मूल वेतन मान लीजिए 80,000 रुपये आपका बना, ठीक है। और आजीवन अपने पेंशन फंड से कोई भी पैसा निकाला नहीं है, और मान लेते हैं यहाँ पर कि हम कार्पस आपका 1 करोड़ रुपए बना। 1 करोड़ रुपए क्या है, जो आपने 10% अंशदान दिया है वो, और जो गवर्नमेंट की तरफ से 18.5% आपको मिला है, या जो पैसा 14% मिलता था अभी आपने दिया होगा पहले। टोटल फंड की बात हो रही है, टोटल फंड आपका 1 करोड़ बना। तो ऐसे में इस नियत फार्मूले के तहत अगर हम निकालें तो
80,000 बटे 2 करना पड़ेगा, जो कि फार्मूला आपने ऊपर देखा था, यहाँ पर लिखा है ये, ठीक है। प्लस 300 बटे 300, 300 का मतलब है 25 गुणे 12 करेंगे, ठीक है। तो 300 महीना आ गया, 25 साल की सेवा करी तो 300 महीने की सर्विस आपकी हुई। 300 बटे 300 गुणे 1, एक क्या है आपका कार्पस कितना बना, 1 करोड़ बना, तो 1 करोड़ ये है। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो आपको आएगा 40,000 रुपये, आपकी पेंशन आई 40,000। बस ऐसे महंगाई भत्ता जो भी उस समय लगेगा वो महंगाई भत्ता जोड़ करके आपको मिल जाएगा। यूपीएस में बस यही एक खास बात है कि आपका महंगाई भत्ता जो भी वर्तमान में रहेगा वो आपको जो है जुड़ करके मिलता रहेगा। तो मान लीजिए 40,000 आपका जो है पेंशन बन गई। अब उस समय अगर महंगाई भत्ता आपका रहा मान लीजिए 50%, तो 20,000 रुपये महंगाई भत्ता मिल गया, तो इस तरीके से 60,000 आपकी पेंशन बन जाएगी। अब एक कैलकुलेशन कर लेते हैं हम यहाँ पर। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसने केवल मात्र 15 साल की सेवा अवधि है उसकी, यानी 15 साल ही नौकरी करी है, और अंतिम 12 महीने का औसत वेतन यहाँ पर भी हम 80,000 ही मान रहे हैं, ठीक है। और बेंचमार्क कार्पस यहाँ पर 42 लाख मान रहे हैं। तो ऐसे में कितनी पेंशन बनेगी, 80,000 बटे 2, यानी मूल वेतन बटे 2 गुणे अपने कुल कितनी महीने सर्विस करिए बटे 300 का भाग देना पड़ेगा, तो 180 बटे 300 गुणे कार्पस कितना बना, 42 लाख बटे 42 लाख। आपने आजीवन कोई पैसा कार्पस से नहीं निकाला है, तो यहाँ पर बनेगा आपका 24,000 रुपये पेंशन बनेगी, प्लस महंगाई भत्ता जो भी होगा वो आपको वहाँ पर जुड़ करके मिल जाएगा। अब अगर किसी ने 10 वर्ष सेवा करी है, ठीक है, 10 वर्ष की नौकरी है, तो यहाँ पर पेंशन बनेगी 16,000 रुपये प्रतिमाह, प्लस जो भी महंगाई भत्ता होगा वो यहाँ पर पेंशन के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। अब रिटायरमेंट पर कितना पैसा मिलेगा ये बहुत समझना ज़रूरी है। अगर आप पूरे 30 वर्ष की नौकरी करते हैं, ठीक है, 30 वर्ष की नौकरी करते हैं, तो रिटायरमेंट में मात्र मिलेगा आपको कितना, 7,20,000 रुपये। अगर आपने 25 साल की नौकरी करी है तो रिटायरमेंट में मिलेगा आपको 6 लाख रुपए, और जो अगर आपने 20 वर्ष नौकरी करी है तो रिटायरमेंट मिलेगा मात्र 4,80,000 रुपये। तो ये एकमुश्त पैसा मिलेगा। तो आप समझो आपने आजीवन 10% अपना सैलरी से डिडक्शन करवाया, उसके बाद पेंशन तो मिलेगी, लेकिन कार्पस से एकमुश्त राशि आपको कुछ भी नहीं मिल रही है। वो देखो कितना 30 वर्ष की नौकरी पर मात्र 7,20,000 मिल रहा है। ये कब मिल रहा है, आज से 10 साल 20 साल जब आप रिटायर होंगे उस समय। अब ये रिटायरमेंट पर कार्पस कैसे निकाला जाता है, तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पर दिया गया है कि मान लीजिए आपका 80,000 मासिक वेतन है, ठीक है, सेवानिवृत्ति के समय 50% महंगाई है, तो यहाँ पर कुल वेतन बनेगा आपका 1,20,000। अब 1,20,000 का आपका 1/10वां हिस्सा निकाला जाएगा, यानी कि 12,000 बनेगा, ठीक है। अब ये 12,000 का गुणा आपको कर देना है जितने आपने छमाही नौकरी करी है। मान चलो आपने 15 साल नौकरी की है, तो 15 साल में आपकी कितनी छमाही बनेगी, 15 साल में 30 छमाही बनेगी, ठीक है। तो 12,000 गुणे 30 कर दिया गया है यहाँ पर देखो, ठीक है, 12,000 गुणे 30 कर दिया गया, तो 3,60,000 आपका बन जाएगा अगर आपकी 15 साल की नौकरी है। तो इस तरीके जितनी साल की नौकरी होगी उस हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपकी हो गई यूपीएस पेंशन स्कीम, ठीक है। तो अब जो भी आप कैलकुलेशन करना सोच समझ कर करना कि आपके लिए एनपीएस बेटर है या यूपीएस बेटर है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि एनपीएस में क्या नियम है। एनपीएस में 10% अभी आप लोग अपनी कटौती करवा रहे होंगे, 14% आपको गवर्नमेंट से मिल रहा है, ठीक है। और ये पूरा एक फंड में यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है दोनों का मिला करके। अब मान लीजिए यहाँ पर 1 करोड़ रुपए आपका इकट्ठा हो गया पैसा, ठीक है, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, तो इस 1 करोड़ में 60% जो पैसा होगा यानी 60 लाख वो अपना कैश करवा सकते हैं, आपको कैश मिल जाएगा, आपके बैंक खाते में कैश आ जाएगा। और कम से कम जो 40% पैसा आपका बचा उसकी आपको पेंशन लेनी होगी, ठीक है। तो 40 लाख की आप पेंशन बनवा लीजिए जितना भी मिलेगी, लेकिन एनपीएस में आपको जो है महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिलेगा, एनपीएस में आपकी फिक्स पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो एनपीएस में फ़ायदा ये है कि आपको मोटी रकम मिल जाएगी लास्ट में, उस पैसे को आप कहीं भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे तब भी आपको काफ़ी अच्छा ब्याज मिलता रहेगा, पूरा पैसा आप सेफ रहेगा। अगर उसको आप किसी हाइब्रिड फंड में डाल देते हैं तब भी आपको बहुत अच्छा वहाँ पर रिटर्न मिलता रहेगा।
तो ये दोनों में डिफरेंस है। आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपके लिए कौन सी बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।